नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आरोन टेलर है। उम्र 42 और पिछले 19 साल से अमेरिकी जंगल विभाग में फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आप सोचते होंगे कि हमारा काम पेड़ों को बचाना, रास्ते साफ करना या भटके हुए टूरिस्टों को खोजकर वापस लाना होगा। हाँ, ये सब करते हैं हम। लेकिन जंगल कभी कभी ऐसी चीजें भी छुपाए रहता है जो ना कानून समझती है, ना इंसान, ना मौत। ये कहानी है एक छोड़े हुए जंगल ब्लैक पाइन प्रिजर्व की, जो 14 साल से बंद पड़ा था। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ बार बार रहस्यमयी हादसे होते थे, लेकिन असली वजह किसी ने नहीं बताई। जब इस जगह की रात की निगरानी के लिए मुझे चुना गया, मैंने सोचा बस एक और बोरिंग ठंडी ड्यूटी। लेकिन वो रात मेरी सोच तोड़ने आई थी। दिसंबर की शुरुआत थी। बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि पूरा जंगल सफेद ताबूत जैसा दिखता था। ठंड से झुके पेड़, हवा में तैरती बर्फ और हर शाख से टकराती सिसकती आवाजें। मेरे साथ एक और रेंजर था, लूकास हेंड्रिक्स, 28 साल का, खुशमिजाज और बातूनी। पर उस रात वो अजीब खामोश था। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने सिर्फ इतना कहा, आरोन, इस जगह में रात के वक्त अकेले मत रहना, जो भी हो सीटी मत बजाना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, भेड़िए डर जाते हैं क्या? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं, कुछ और आ जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। उसका चेहरा जैसे किसी पुराने जख्म से भरा हुआ डर याद कर चुका था। रात 11:47 हम बेस कैबिन पहुंचे। एक पुराना लकड़ी का घर, छत टेढ़ी, खिड़कियां टूटी हुई और वो पुरानी घंटी जो हवा में बजती थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, दीवारों पर लगी लकड़ियों की चरमराहटें सुनाई पड़ी, जैसे कोई मेरी मौजूदगी से नाखुश हो। लूकास ने रेडियो सेट किया और बोला, अगर कुछ सुनो, कोई आवाज, कोई पुकार, ध्यान मत देना। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ बिना देखे जवाब दिया, क्योंकि यहाँ आवाजें इंसानों की नहीं होती। उसकी बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आधी रात होते होते पहली घटना हुई। कब 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 कैबिन के पीछे किसी के चलने की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई बर्फ में धीरे धीरे धंस रहा हो। मैं बाहर निकला। टॉर्च की सफेद रोशनी ने जमीन को चमकाया और वहां थे कदमों के निशान, पर उनका आकार इंसानी नहीं था। लंबे, चौड़े और उंगलियां बेहद फैली हुई। निशानों की दूरी देखकर लगा जैसे वो चल नहीं रही, छलांग मार रही हो। अचानक हवा में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी, आरोन। मेरा नाम, ऐसे जैसे कोई मेरे बिल्कुल नजदीक हो पर दिखाई न दे। मैं पलटा। लूकास वहां खड़ा था, पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था। तुमने भी सुना? वो कांपती आवाज में बोला, हाँ, और ये रात अभी शुरू हुई है। 1:23 जंगल के बीच एक सफेद चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने टॉर्च नहीं बल्कि गोल चमकदार कांच हवा में लटका दिया हो। लूकास फुसफुसाया, ये वही है, यहीं घूमता है। मैंने पूछा, ये कौन? उसने कहा, हंटर ऑफ एकोस, गूंजों का शिकारी। नाम सुनकर ही हर नस में ठंड उतर गई। ये किसी की आवाज, याद या चेहरा नकल कर लेता है। लोग सोचते हैं कोई अपना बुला रहा है और फिर चले जाते हैं। मैंने पूछा, अगर हम जवाब दें तो? उसने बोला, तो फिर वो तुम्हारी आवाज ले लेता है और उसके बाद तुम कभी अपनी नहीं सुन पाते। लूकास की आंखें गहरी, डरी हुई और टूट चुकी थी।
कोई झूठ नहीं बोल रहा था। वो कुछ ऐसा था इस जंगल में जो शब्दों से बड़ा था। हम फिर से कैबिन वापस आए, लेकिन अब रेडियो अजीब तरह के संकेत दे रहा था। स्टैटिक, फुसफुसाहट, फिर अचानक एक आवाज, लूकस बाहर आओ। लूकस जम गया। वो आवाज उसकी मां की थी, उसकी मां जो 3 साल पहले गुजर चुकी थी। मैंने उसका कंधा पकड़ा। ये असली नहीं है, पर वो धीरे से बोला, आरुण, आवाज बिल्कुल मेरी मां की है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा ढह गया था। अचानक कैबिन की खिड़की पर एक काला साया आया, लंबा, इतना लंबा कि उसका सर खिड़की से ऊपर था। उसका हाथ कांच पर घिसने लगा। ची। मैंने टॉर्च फेंकी। साया पीछे हटा, पर जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वहां चेहरा ही नहीं था, सिर्फ त्वचा और 2 बहुत गहरी, बहुत खाली दरारें, जैसे किसी ने आंखों की जगह पट्टी फाड़ दी हो। वो मेरे पास झुका और बिल्कुल लूकस की मां की आवाज में बोला, बेटा दरवाजा खोलो। लूकस टूट गया। मां, मैं चिल्लाया, नो। कैबिन का दरवाजा कांपा। हवा काली सी लगने लगी। बाहर के पेड़ एक साथ हिलने लगे, जैसे किसी विशाल जानवर ने उन्हें पकड़कर जोर लगाया हो। फिर वो साया गायब हो गया। लेकिन ये राहत कुछ सेकंड की थी। लूकस अचानक बोला, मैंने उसे देखा था 6 साल पहले भी। मैंने पूछा, क्या? यही चीज, यही आवाज। उसका चेहरा डर से पतला पड़ गया। और तभी मुझे समझ आया कि वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। आज वो मुझे लेने आया है। मैं चिल्लाया, भागो अभी। हम दोनों बर्फ में भागे। जंगल से आवाजें उठती गईं, टहनियों के टूटने की, फुसफुसाहटों की, गूंजों की। हर आवाज हम दोनों के नाम पुकार रही थी। लूकस, आरोन, रुक जाओ। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर लूकस ने देखा, और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों से रोशनी जैसे बुझ गई। उसके कदम धीरे हो गए। उसने मेरा हाथ छुड़ा दिया। आरोन, मेरी मां, वो वहीं खड़ी है। मैं चिल्लाया, वो तुम्हारी मां नहीं है। पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो उस अंधेरे की तरफ बढ़ा, जहां सिर्फ वो साया था। मैंने टॉर्च फेंकी, पर रोशनी सिर्फ एक पल के लिए चौंका पाई, और अगले ही सेकंड लूकस गायब हो गया। जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे उसने हवा में कदम रखा और हवा में ही खो गया। मैं बेस तक भागता हुआ वापस आया। सुबह करीब 5 बजे रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्होंने पूरा जंगल खंगाल मारा। ना लूकस मिला, ना कोई कदमों के निशान। बस मेरे अपने कदमों के अलावा बर्फ पूरी तरह साफ थी, जैसे रात में कोई नहीं आया था। सबने कहा, शायद लूकस किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। लेकिन एक बात मुझे आज भी सोने नहीं देती। कैबिन की टूटी खिड़की पर बर्फ की परत के ऊपर साफ साफ उकेरा हुआ था, नॉट डन विद यू। और उसके नीचे लूकस के जूते का ताजा निशान। उस रात के बाद मैंने जंगल की ड्यूटी छोड़ दी। लेकिन कभी कभी आज भी मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। कब कब कब, और एक आवाज आती है, आरुण, बाहर आओ। मैं जानता हूं वो लूकस नहीं है, वो मेरी मां नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। वो वही है जो इस जंगल में रहता है और शायद अभी भी मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मेरा नाम एवरी हॉलिंग्स है। उम्र 45। पेशा फॉरेस्ट रेंजर, माउंटेन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, वायोमिंग।
मैंने अपने जीवन में तूफान, हिमस्खलन, जंगली जानवर, खोए हुए पर्यटक सब संभाले हैं, पर जो मैंने फ्रॉस्टलाइन आउटपोस्ट में देखा वो न जंगल था न मौसम, वो कुछ और था। और आज रिटायरमेंट से सिर्फ 3 महीने पहले मैं पहली बार ये कहानी बता रहा हूं, क्योंकि इसे अंदर दबाए रखना मुझे अंदर से खा रहा है। दिसंबर 2011। वायोमिंग की पहाड़ियों पर इतनी बर्फ गिर रही थी कि सड़कें एकदम सफेद कब्रिस्तान लगती थी। ऐसे मौसम में मल्टी डिस्ट्रिक्ट कोल कॉल आया। एवरी, तुम्हें आज रात के लिए फ्रॉस्टलाइन सिग्नल आउटपोस्ट भेजा जा रहा है। बस 12 घंटे की निगरानी, कागजों में नाम है बस। यात्रियों को सूचना देने के लिए पुराना टावर रखा है, कई सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन असल में ये जगह कई वर्षों से नो ओवरनाइट असाइनमेंट रेकमेंडेड लिस्ट में थी। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना नहीं चाहता था। मैं रात 8 बजे स्नोमोबाइल लेकर निकल पड़ा। बर्फ इतनी थी कि लगा जैसे आसमान अपने सारे बादल नीचे फेंक रहा हो। पेड़ों की लंबी छाया, हल्की नीली चांदनी और हवा के बीच से आती सीटी जैसी आवाजें। पूरे रास्ते मेरा दिमाग कहता रहा, ये यात्रा सामान्य नहीं है। आउटपोस्ट एक छोटी 2 मंजिला लकड़ी की इमारत थी, जिसके बाहर लगा साइन बोर्ड आधा सड़ चुका था। फ्रॉस्टलाइन आउटपोस्ट। शायद कभी फ्रॉस्टलाइन आउटपोस्ट लिखा था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। अंदर घुसते ही पुरानी लकड़ी की महक और ठंडे धुएं की बदबू नाक में चढ़ी। कमरा छोटा था, एक स्टोव, एक रेडियो, एक लॉगबुक और दीवार पर टंगा डू नॉट गो आउट आफ्टर मिडनाइट। कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा नोटिस लगाता है? लगभग 10 बजे मैं खिड़की के सामने बैठा कॉफी पी रहा था। बाहर बर्फ में गहरी पर असमान चाल वाली पदचिन्हें दिखी। मानव से बड़ी, भालू से हल्की और इतनी लंबी दूरी पर कि ऐसा लगे कि चल नहीं रहा बल्कि लटकते कदमों से फिसल रहा है। पदचिन्हें जंगल तक जाती थीं और फिर ठीक एक बड़े पाइन के आगे अचानक गायब हो जाती थी, जैसे वो चीज सीधी हवा में उठ गई हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। पहली बार लगा कुछ गलत है यहां। 11:43। पुराना रेडियो एकदम शांत था। तभी उसमें खुद ब खुद स्टैटिक भरने लगा। पहले धीमा, फिर तेज, फिर दर्द भरी चीख जितना ऊंचा, और फिर बीच में एक आवाज उभरी, एवरी, बाहर आओ। आवाज बिल्कुल मेरे पुराने पार्टनर रॉब की थी। रॉब, जो 2008 में पहाड़ियों में एक निरीक्षण के दौरान लापता हो गया था। हमने महीनों खोजा पर उसका शरीर नहीं मिला। रेडियो फिर बोला, अब और साफ, मैं यहां हूं, टावर के पास। मैं कुर्सी से उठ गया, दिल की धड़कन बढ़ती गई। पर तभी लॉगबुक हवा से खुद खुल गई, जैसे किसी ने पन्ना पलटा हो। उस पर लिखा था आखिरी नोट, इट कॉपीज वॉइसेस नॉट पीपल। मेरे हाथ कांप गए। 1:08। हवा अचानक रुक गई। एक अनहोनी सी खामोशी। मैं टॉर्च लेकर खिड़की पर गया। टावर बर्फ में आधा ढका था। उसके नीचे एक लंबी गहरी आकृति खड़ी थी। इतनी लंबी कि वो इंसान नहीं हो सकता था। इतनी स्थिर के लग रहा था वो सांस भी नहीं ले रहा। उसके कंधे झुके थे और सिर नीचे लटका हुआ। मैंने टॉर्च का बीम उसके तरफ फेंका। बीम उससे टकराया नहीं, उसके बीच से निकल गया, जैसे वो धुएं की बनी हो। पर फिर उसने सिर उठाया और उसके चेहरे की जगह था एक लंबा, खिंचा हुआ, गहरा काला छेद। फिर उसने रॉब की आवाज में कहा, एवरी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं भागकर कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया, स्टोव के पास बैठ गया। मैं कांप रहा था। 1:15। दरवाजे पर धीरे धीरे 3 थपथपाहटें, ढप
ढप। मैं जम गया, टॉर्च बंद कर दी, सांसें रोक ली। एवरी, स्टोव बंद कर दो, बहुत धुआं हो रहा है। ये आवाज मेरी माँ की थी। मेरी माँ जो 7 साल पहले गुजर चुकी थी। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, वही लहजा, वही प्यार, वही संकोच। पर उसमें कुछ था, कुछ मेटल जैसा, कुछ खाली, जैसे किसी खाली कमरे में दोहराई गई आवाज। मैं रो पड़ा, पर दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बदली, अब गुस्से में। एवरी, दरवाजा खोलो, तुम मुझे भूल गए। और फिर आवाजें आती रहीं, रॉब की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे पुराने कप्तान की, सब एक साथ, उन सब की नकल, पर अंदर वही एक मौजूदगी। मैंने घबराकर लॉगबुक उठाई और तेजी से पढ़ने लगा। आखिरी दर्ज एंट्री 1997 की थी। एक रेंजर जिसका नाम था डैनियल मार्श। उसकी लिखावट कांप रही थी। यह चीज बाहर रहती है, यह हमारे डर को सुन सकती है, यह आवाजों को चुराती है। कभी भी इसके साथ बात मत करो, कभी भी बाहर मत जाना, चाहे कोई भी पुकारे। ये नहीं चाहता कि हम जिंदा जाएं। और आखिरी लाइन, अगर ये टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो समझो अब देर हो चुकी है। मेरे गले में कुछ अटक गया। टावर की सीढ़ियां, और तभी ऊपर के लकड़ी की सीढ़ियों से धीमी पर भारी चलने की आवाजें आने लगी। ढक ढक ढक। कोई ऊपर चढ़ रहा था। 1:52। टावर की छत पर कुछ घूम रहा था। धीमी चाल, लगातार सांसें, और फिर चढ़ने की आवाजें बंद हो गईं। खिड़की के बाहर गहरी नीली रोशनी थी। मैंने हिम्मत करके एक पल को बाहर देखा, और वहां वो खड़ा था, मेरी खिड़की से बस 5 इंच दूर। उसका चेहरा, या जो भी था, सीधा मेरी आंखों में झांक रहा था। वो हिला नहीं। टॉर्च का बीम उसके आर पार जा रहा था। उसके काले दरार वाले चेहरे की जगह अजीब तरीके से फैल रही थी, मानो खुलकर निगलने की तैयारी कर रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, और पहली बार मैं वास्तव में मौत के लिए तैयार था। पर कुछ नहीं हुआ। जब मैंने आंखें खोली, वो गायब था। सुबह 6:07। पहला सूरज निकलने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर सब शांत था। वो ही पेड़, वो ही बर्फ, वो ही हवा। टावर के नीचे फिर कोई आकृति नहीं थी। पद चिन्हें भी गायब थीं, जैसे रात की सारी घटनाएं किसी बुरे सपने की तरह थीं। पर तभी मैंने देखा कि खिड़की के बाहर लकड़ी की दीवार पर लंबी 5 उंगलियों का निशान जला हुआ था, जैसे किसी आग जैसे हाथ ने दीवार को छुआ हो। और उसके नीचे लिखा हुआ था, टुनाइट वॉज नॉट फॉर यू। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब 2023 चल रहा है। मैं अक्सर सोचता हूं कि उस रात वो चीज मुझे क्यों नहीं ले गई, क्यों वापस नहीं आई। पर 2 हफ्ते पहले सर्दियों की पहली बर्फ गिरी। मैं अपने घर के बरामदे में था जब मैंने बहुत करीब से एक हल्की आवाज सुनी। एवरी, ठीक वैसे ही जैसे उस आउटपोस्ट के दरवाजे पर सुनी थी। मेरे घर के बाहर बर्फ में एक लंबा खिंचा हुआ पदचिन्ह था, और मेरे द्वार पर धीमी थपथपाहट हुई। ढप ढप ढप। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मैं जानता हूं वो आया था। और शायद किसी रात जब मैं थका रहूंगा, या अकेला, या यादों में डूबा हुआ,
मैं भूल जाऊंगा और दरवाजा खोल दूंगा। शायद उसका इंतजार अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो चीज हमेशा लौटती है, पर जिस रात के लिए वो आए, वो रात आपकी आखिरी रात होती है। मेरा नाम एड्रियन कोल है, उम्र 42। अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस में लगभग 19 साल बिता चुका हूँ। लेकिन इस नौकरी का सबसे अजीब, सबसे ठंडा, सबसे असहनीय हिस्सा मुझे पिछले साल दिसंबर में मिला, जब मुझे साइलेंट पाइन रिजर्व सेक्टर 9 में नाइट ड्यूटी के लिए भेजा गया। एक ऐसा जंगल जिसे सरकार ने 1983 में बंद कर दिया था, और कारण अभी तक कोई नहीं बताता, या शायद बताना नहीं चाहता। उस शाम तापमान -22 डिग्री था। रात 10 बजे मेरी शिफ्ट शुरू हुई। मेरे पास एक पुरानी स्नो बाइक, एक रेडियो, एक मैप और एक सफ़ेद तेज़ रोशनी वाली टॉर्च थी। जैसे ही मैं रिजर्व में दाखिल हुआ, पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो उनकी शाखाएं किसी अदृश्य वजन से झुक रही हों। जंगल में एक अजीब सा भार था, जैसे हवा भी किसी का इंतजार कर रही हो। सेक्टर 9 की चौकी एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी। टूटी खिड़कियां, लकड़ी में कीड़ों के निशान और अंदर एक मेज जिस पर पहले रेंजरों की फाइलें बिखरी पड़ी थीं। और एक फाइल के कवर पर लिखा था, डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट एंगेज, कीप द लाइट मूविंग। ये पढ़कर दिल में हल्की कंपन हुई। रात 1:12। मैं एक पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अचानक रेडियो फुसफुसाया, रेंजर कोल, क्या आप सुन सकते हैं? आवाज किसी बच्चे की थी, लेकिन सेक्टर 9 में कोई बच्चा नहीं था। न कोई गांव, न कोई ट्रैकिंग रूट, कुछ नहीं। मैंने रेडियो उठाया, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। फिर झोपड़ी की खिड़की से थप ठप ठप की आवाज आई। टॉर्च लेकर बाहर गया और वहीं ताजी बर्फ पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बच्चे के पैरों के। लेकिन वो बर्फ पर 2 फीट ऊंचे पेड़ की जड़ पर जाकर अचानक गायब हो गए, जैसे बच्चा हवा में उड़कर उड़ गया हो। अगले दिन मेरी चौकी पर अचानक एक आदमी आया, सरकारी यूनिफॉर्म में, पर कोई पहचान पत्र नहीं। नाम बताया लूकस ग्रांट, स्पेशल मॉनिटरिंग डिवीजन। वो सीधे मेरे सामने बैठा और बोला, अगर सेक्टर 9 में कोई आवाज सुने, कोई आकृति दिखे, तो बस टॉर्च घुमाना, सवाल नहीं पूछना, नाम नहीं पुकारना। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। मैंने पूछा, किसकी आवाजें, किसकी आकृति? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये जंगल खुद को इंसान समझने की कोशिश करता है। ये वाक्य मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई तक बैठ गया। तीसरी रात बर्फबारी इतनी भारी थी कि टॉर्च की रोशनी भी सफेद धुंध भी खो जा रही थी। मैं गश्त पर था कि अचानक पेड़ों के पीछे से मुझे वही बच्चे की आवाज सुनाई दी, एड्रियन, मदद करो। लेकिन इस बार बच्चा रो रहा था। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी की किरण एक लंबे पेड़ पर पड़ी और मुझे दिखा एक सफेद, बेहद दुबला पतला आकार जो पेड़ की छाल से चिपका हुआ था, मानो पेड़ के भीतर से बाहर झांक रहा हो। वो चेहरा बिल्कुल सपाट था, पर उस पर 2 काली गोल जगहें थीं जहां आंखें होती हैं, जैसे किसी ने इंसानी चेहरे को मिटाकर सिर्फ आंखें छोड़ दी हों। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगा, पेड़ की छाल फाड़ते हुए। मेरी सांसें जम गईं। मैं पीछे हटने लगा और तभी वो आकृति गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। मैंने उस रात झोपड़ी में पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। 1983 की एक रिपोर्ट में लिखा था, सेक्टर 9 में असामान्य प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। ये प्रतिध्वनियां इंसानों की आवाज़ों की नकल करती हैं। जो भी इन्हें जवाब देता है वो जंगल का हिस्सा बन जाता है। एक दूसरी फाइल में एक रेंजर की आखिरी लाइन थी, पेड़ सांस लेते हैं और वो हमें घूरते हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अगली शाम लूकस फिर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, ये जंगल सिर्फ सुनता नहीं, सीखता भी है। हर आवाज, हर कदम, हर सांस, ये सब कॉपी करता है और फिर वापस भेज देता है। मैंने पूछा, बच्चे की आवाज? वो बोला,
सेक्टर 9 में 1983 में एक बच्चा गायब हुआ था। जंगल ने उसे अपना लिया। यह सुनकर पूरा कमरा गोल घूमने लगा। लूकस की आंखों में डर था, लेकिन वो कुछ छुपा भी रहा था। 14 दिसंबर, मेरी आखिरी शिफ्ट। रात 2 बजे झोपड़ी की छत पर कुछ भारी चीज जली। मैं टॉर्च लेकर बाहर आया और जो मैंने देखा, छत पर एक लंबा सफेद आकार बैठा था जिसकी उंगलियां लकड़ी में धंसी थीं, और वो मेरी ही आवाज में बोला, एड्रियन, तुम यहीं के हो, वापस आओ। मेरा खून जम गया। आकृति धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। वो कम से कम 9 फीट लंबी थी और उसका चेहरा एकदम खाली। फिर फुसफुसाहट उठी, सैकड़ों लोगों की आवाजें एक साथ, स्टे स्टे स्टे। मैं पीछे हटा थोड़ा और, जब तक कि मेरे पैर बेसमेंट की टूटी सीढ़ियों से टकराकर गिर नहीं गए। अंधेरा, बस वही आवाजें, स्टे स्टे। जब मेरी आंख खुली, मैं सेक्टर 9 के बाहर अस्पताल के कमरे में था। लूकस वहां खड़ा था। मैंने पूछा, मैं कैसे बचा? उसने बोला, हमने तुम्हें समय से पहले रेडियो कांटेक्ट खोते देखा। टीम लेकर पहुंचे तो तुम बेसमेंट में थे, बस तुम, कोई और नहीं। मैंने पूछा, और वो आवाजें, वो आकृति? लूकस ने कहा, सेक्टर 9 में कई लोग आवाजें सुनते हैं। जंगल लोगों के डर को आकार दे सकता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने आखिरी सवाल पूछा, सेक्टर 9 से आखिरी गश्त किसकी थी? मेरे पहले किसकी थी? लूकस कुछ देर चुप रहा। उसके होठ कांपे और उसने कहा, कोई नहीं, तुम पहले आदमी थे जिसे वहां भेजा गया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं चिल्लाया, लेकिन बच्चा, आवाजें, आकृति? लूकस ने मेरी ओर नहीं देखा, बस इतना बोला, सेक्टर 9 को अब सील कर दिया गया है, किसी को वहां नहीं भेजा जाएगा। और वो कमरे से बाहर चला गया। अगली रात अस्पताल में करीब 3 बजे मेरे कमरे के बाहर थप 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 की आवाज गूंजी। मैं कांप गया। फिर वही बच्चे की आवाज, एड्रियन, दरवाजा खोलो। मैंने नर्स को बुलाया। वो बाहर गई। देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर बर्फ के छोटे पैरों के निशान थे जो मेरे दरवाजे तक आते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। क्या आवाजें मेरी कल्पना थी या जंगल मेरे पीछे आ गया है? मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि आज भी जब बर्फ गिरती है, मेरे दरवाजे पर हल्की सी थाप पड़ती है और एक छोटी आवाज फुसफुसाती है, एड्रियन, वापस आओ। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।